वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। ये जो डिवाइस सीरीज है हमारी, ये आपको बहुत हेल्प करेगी अपकमिंग जो पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में उसके लिए, और जो अपकमिंग बीईओ एग्ज़ाम होने वाला है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, उसके लिए भी बहुत हेल्प करेगी। और आज की डिवाइस सीरीज में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। इनकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको उपराष्ट्रपति तक बता दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की। चलिए पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आसान भाषा में आपको बताऊंगा। देखिए पहला पॉइंट देखो, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। देखिए ध्यान रखना, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, जिस तरीके से ब्रिटेन में संसद चलती है वैसे ही भारत में संसद चलती है। जो स्थिति ब्रिटेन में रानी की है वो स्थिति भारत में राष्ट्रपति की है। जो स्थिति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की है वही स्थिति भारत के प्रधानमंत्री की है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, हाँ, तो वहीं से लिया गया है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, संविधान में संसदीय व्यवस्था के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, परंतु दो अनुच्छेद 74 और 75 में इनके बारे में सामान्य वर्णन किया गया है। देखो मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद का मतलब ये हुआ कि एक तो हो गया पीएम। अब पीएम को सलाह और सुझाव देने के लिए मंत्रियों का एक समूह होता है। इसी मंत्रियों के समूह को कहा जाता है मंत्रिपरिषद। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? सरकार के करीबी मंत्री। अगर हम मंत्रियों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अहर्ताएं, शपथ और वेतन का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं साथियों तो ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आपको मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ध्यान रखना। अब इनका डिवीज़न कैसे है समझ लो जरा। सरकार के जो सबसे करीबी होते हैं, जिनको सबसे महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन किया जाता है, जैसे वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जो सरकार के बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कैबिनेट मंत्रियों के विभाग इतने बड़े होते हैं कि उनकी सलाह के लिए राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे एक तो आपको मिलेंगे रेल मंत्री, अश्विनी वैष्णव, सबको पता है। ठीक है ना। अब उनकी सहायता के लिए, क्योंकि रेल मंत्रालय बहुत बड़ा है, तो उनकी सहायता के लिए क्या किया जाएगा? उनकी सहायता के लिए रेल राज्य मंत्री की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये होते हैं राज्य मंत्री। और तीसरे प्रकार के होते हैं उप मंत्री। उपमंत्रियों के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उपमंत्री डायरेक्टली आपको कभी देखने को मिलते भी नहीं है। ये जो है, ये डिपार्टमेंट में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। मूल रूप से जो मंत्रियों की चर्चा होती है वो 2 ही होती है, या तो कैबिनेट मिनिस्टर या फिर राज्य मंत्री। ठीक है, उपमंत्रियों की चर्चा कभी भी नहीं होगी। ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, या हम कहें फर्स्ट क्लास मंत्री होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मंत्री यही होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कभी सुना होगा साहब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। तो जब भी कभी मंत्रिमंडल की बैठक चलती है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो हमेशा कैबिनेट मंत्रियों की ही होती है, हमेशा। अगर पेपर में आया कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है, तो आपको आंसर करना है कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं। ठीक है। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ें कि साहब आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो अगर मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मंत्रिमंडल की बैठक में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होंगे। लेकिन आमंत्रित किए जाने पर, जैसे मान लो रक्षा को लेकर के कोई मुद्दा है, उस पर मीटिंग होनी है,
तो ऑब्वियस बात है जो रक्षा मंत्री होंगे वो तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन मान लो वो ये कहें कि हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उनको भी इस विषय पर विशेष ज्ञान है, उन्होंने भी कुछ रिसर्च एनालाइज किया है, तो उनको भी यहाँ बुलाया जाए। तो आमंत्रित किए जाने पर, साथियों ध्यान रखना, आमंत्रित किए जाने पर राज्य मंत्री भी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, बुलाए जाने पर अपने अपने आएंगे। लेकिन उपमंत्री कभी भी और कभी भी इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये अधिकार नहीं है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर समझ में आया। मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं कौन? कैबिनेट मिनिस्टर। और जब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद में तो सब आ जाते हैं, कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री, सारे के सारे आ जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? अब इसी मंत्रिपरिषद का हेड होता है पीएम, ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, जितने भी मंत्री होते हैं इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे? तो मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं इन सब की नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। लेकिन जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति इस नियुक्ति को करने में स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करेंगे जिसका नाम पीएम ले देंगे। पीएम कह देंगे साहब इसको मंत्री बना दो, उसको मंत्री बना दिया जाएगा, भले ही वो उस समय संसद का सदस्य हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में राह चलते व्यक्ति को भी मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो चुनाव जीत कर ही आया हो। यही स्थिति सेम पीएम के साथ भी है, जो सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। चला इसकी बात करी जाएगी, पीएम की बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर मैं पीएम की बात करूँ तो पीएम के बारे में समझ लो कि भारत में पीएम का चुनाव नहीं होता है, बल्कि पीएम की होती है नियुक्ति। इस पॉइंट को बिल्कुल आप समझ लो। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चुनाव जो होता है वो सांसद पोस्ट के लिए होता है, प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए नहीं होता, इस बात को आप समझ लो। आगे देखो, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब हो गया कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर रहेंगे। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि राष्ट्रपति की चल रही है यहाँ पे, नहीं। राष्ट्रपति के चाहने से अर्थ ये है कि जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त होगा तब तक वो बना रहेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति की इच्छा कुछ नहीं होती है, सारी की सारी जो इच्छा होती है वो संसद की होती है, ठीक है। हाँ, ये बात आप समझ लो। देखो, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है, तब तक उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। अगर उसे लोकसभा में बहुमत मिला हुआ है तो आप उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त होगा वो अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर लोकसभा में उसका विश्वास मत समाप्त हो जाए या लोकसभा में उसका बहुमत ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर वह पद नहीं छोड़ रहा है, मान लो उसके पास बहुमत भी नहीं है और पद भी नहीं छोड़ रहा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देंगे, ठीक। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति केवल नाम के लिए है, एक्चुअल जो पावर है वो पीएम के पास है, प्रधानमंत्री के पास है और उसके मंत्रियों के पास है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है, लाइन आपको याद रखनी है ये वाली। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण है, सही बात है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के ही पास होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए प्रमुख है, सारी पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए प्रमुख है, सारी पावर प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। मैंने बोला ना, नियुक्ति है, पीएम का चुनाव नहीं होता है, ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अगर आप ये सोचे बैठे हो कि प्रधानमंत्री चुनाव से आता है तो नहीं आता, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। देखो, इंदिरा गांधी की जब हत्या कर दी गई 1984 में, तो रातों रात जो है राजीव गांधी को पीएम बना दिया गया।
राजीव गांधी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, बिना चुनाव के ही पीएम बन गए, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चुनाव ही लड़ना पड़ेगा तभी आप पीएम बनोगे, ठीक है। अब मनमोहन सिंह की बात कर लो, मनमोहन सिंह ने कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा राज्यसभा से आए, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान नहीं दे सकता। यानी मान लो अगर कोई लोकसभा का मेंबर है, मान लो कोई मंत्री है लोकसभा का मेंबर है, तो लोकसभा में तो बोलेगा भी और वोट भी करेगा, लेकिन लोकसभा का कोई मेंबर राज्यसभा में अगर जाएगा तो वहाँ बोल तो सकता है, लेकिन वहाँ वोट करने का अधिकार उसे नहीं है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अपना नेता चुन ले। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि नियुक्ति तो होगी, और नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अपना नेता मान ले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, उसी व्यक्ति को हमेशा प्रधानमंत्री बनाया जाता है जिस व्यक्ति की पार्टी लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती है और वो पार्टी अपना नेता जिसे चुन लेगी। अब जैसे अभी की हम बात करें, जैसे मान लो 24 में इलेक्शन है, ठीक है, मई में इलेक्शन फाइनल हो जाएगा, तो 24 में जो भी पार्टी जीतेगी, अब मान लो जैसे बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी जीतने के बाद जिसे अपना नेता चुन ले, वो कहते हैं हमारे नेता मोदी जी हैं तो मोदी पीएम बन जाएंगे। वो कहते हैं हमारे नेता साहब अमित शाह हैं तो अमित शाह पीएम बन जाएंगे। वो कहते हैं हमारे नेता बाबा जी हैं तो बाबा जी पीएम बन जाएंगे। सीधी सी बात है, ठीक है। मान लो बीजेपी नहीं जीती, मान लो कांग्रेस जीत गई, तो अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद जिसे अपना नेता मानेगी, ऑब्वियस बात है राहुल गांधी को भी मानेगी, तो राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर मान लो गठबंधन जीत गया, है ना, बहुत सारी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, तो अगर गठबंधन जीत गया तो गठबंधन जिसे अपना नेता चुनेगा वो व्यक्ति पीएम बन जाएगा। यानी पीएम वही बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अपना नेता मान ले। अगर गठबंधन मुझे अपना नेता नियुक्त कर दे कि साहब निशीथ मिश्रा हमारे पीएम बनेंगे, तो मैं पीएम बन जाऊंगा अगर गठबंधन जीत जाए तो। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निशीथ मिश्रा ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक है, और कोई ना ही चुनाव जीता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे बहुमत प्राप्त दल अपना नेता मान ले तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ठीक है। भले मैंने ना ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है ना ही राज्यसभा का चुनाव लड़ा है ना, और बड़े आराम से 6 महीने तक अपने पद पर बना रहूँगा। इन 6 महीनों के भीतर मुझे क्या करना होगा? इन 6 महीनों के भीतर मुझे संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, ध्यान रखना। उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ नहीं होता, ना ही उप प्रधानमंत्री जैसा होता है, ना ही उप मुख्यमंत्री जैसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और एक है माननीय दिनेश शर्मा जी, शायद वही हैं, मे बी मैं याद कर पा रहा हूँ। तो ये दोनों ही हैं। तो ध्यान रखना, ये कोई इनके पास कोई विशेष पावर नहीं होती है, बस नाम ही दे दिया है। तो ना ही उप मुख्यमंत्री कुछ होता है, ना ही उप प्रधानमंत्री कुछ होता है। संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, बस बना दिए जाते हैं जिससे लोग अपनी राजनीति में बने रहें। संविधान में नहीं है, हालांकि राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा का है। जय जवान जय किसान भारत का प्रसिद्ध नारा है। इस नारे को सबसे पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। आगे देखो, इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जवानों और किसानों की श्रम को दर्शाता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, बिल्कुल सही बात है, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी मान लो कोई सलाह दी है अगर मंत्रिपरिषद ने, तो उस पर वो वापस भेज सकता है कि दोबारा विचार करो, ठीक है। लेकिन मान लो अगर कोई सलाह मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने उसे वापस कर दिया कि नहीं दोबारा सोचो, और दोबारा सोचने के बाद फिर भी अगर
मंत्रिपरिषद ने वही सलाह दी कि आप ऐसा करिए, तो ऐसी सलाह को पीएम मतलब राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। देखो लिखा है, राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। यानी अगर कोई सलाह दे दी राष्ट्रपति को तो वो गुप्त रहेगी, उसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि आप कोर्ट में जाकर के ये डाल दो कि हमें भी बताओ क्या क्या सलाह दी है, हमें जानना है, तो ये ज़रूरी नहीं है। 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ये नियम है, ध्यान रखना। 15%। केंद्र में कितने मंत्री होंगे? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी विधान परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, यानी राष्ट्रपति को बताए। यानी जितने भी काम होंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के, वो सब काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। संघ के क्रियाकलापों के अलावा विधान संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी भी राष्ट्रपति को दी जाएगी, जो वह मांगेगा। किसी विषय को किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार करने के लिए रखा जा सकता है। ठीक है। भारत सरकार नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया है। इस सचिवालय के कार्य निम्न है। पहला, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवीय सहायता और कार्य के नियम, ये इसमें लिखा हुआ है इस अनुसूची में। एन गोपालास्वामी अयंगर ने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज में संयुक्त किए जाने चाहिए। पेपर में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। भारत सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत तथा आधिकारिक विवरण व्हाइट पेपर कहलाता है, ध्यान रखना, श्वेत पत्र। भारत सरकार का सरकारी जो आदेश होता है, मतलब जो सरकारी पेपर होता है, वो व्हाइट पेपर ही होता है। 24 जुलाई 1991 से तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। ये सब क्या होते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है एलपीजी रिफॉर्म के ऊपर, इसी प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाकर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा एलपीजी रिफॉर्म क्या है। यही है सारे के सारे, और मैंने बताया है कैसे हुए। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक हुई ही नहीं। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के पीएम बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई राज्य के 1952 से 56 तक की अवधि के मुख्यमंत्री थे, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967-68 तथा पुनः 70 में मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने 89 से 90 तक। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ये 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में 91 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि जब भारत में एलपीजी सुधार हुए तो उस समय देश के पीएम कौन थे, तो आपका जवाब होगा पीवी नरसिम्हा राव, आपको ध्यान रखना है। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह।
HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 1996 में संयुक्त मोर्चा का मुखिया चुना गया और वो PM बने। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों का सदस्य, मतलब दोनों में से किसी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, ध्यान रखना। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का होना ही अनिवार्य है। यानी इंग्लैंड में नियम है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो हमेशा लोकसभा से होगा, उसे वहाँ पर कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी लोअर हाउस कहा जाता है इंग्लैंड में, वहाँ से होना होगा। बट भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। भारत में आप लोकसभा से हैं तब भी ठीक है, राज्यसभा से हैं तब भी ठीक है। ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। PM वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए सारे सवाल आपके क्लियर होंगे। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।